All right, so we are going to talk about the September 2023 योजना एडिशन। तो इसमें जो है न्याय बंधु स्कीम के बारे में बात किया गया है। ओके, न्याय बंधु स्कीम में फ्री लीगल एड एंड एडवाइस जो है प्रोवाइड करेगा। तो ये किसके अंडर होगा? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। कोई है क्या आर्टिकल आपके जानकारी में? कोई आर्टिकल है क्या? 39A, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन में 39A डीपीएसपी है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने का। ओके, and this act enables marginalized and disadvantaged applicants to receive free legal aid and advice। न्याय बंधु है क्या? न्याय बंधु मतलब लॉ, न्याय क्या होता है बेसिकली? जस्टिस, जस्टिस बडी। बंधु मतलब, बंधु मतलब बंगाली वगैरह में इसको क्या बोलते हैं? बडी। तो जस्टिस बडी, it's a pro bono legal service platform. Its primary function is to establish connections between registered lawyers and beneficiary who need legal assistance। इसमें क्या होता है? रजिस्टर्ड लॉयर्स और बेनिफिशियरी को जोड़ा जाएगा बेसिकली। क्या ये दोनों बेसिकली प्रो बोनो दोनों के लिए है? लॉयर्स के लिए भी प्रो बोनो है, बेनिफिशियरी के तो प्रो बोनो है। क्या ये लॉयर्स के लिए भी है? तो लॉयर्स को इसमें कॉम्पनसेशन मिलता है। अगर आप देखिएगा किसी भी हाईकोर्ट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, 700 रुपए से 1500 रुपए तक कॉम्पनसेशन मिलता है इसमें। ओके, तो अगर जो लॉयर्स हैं, ओके, वो आर स्ट्रगलिंग या नए हैं एंड दे वांट टू मेक समथिंग फॉर देयर लीगल प्रैक्टिस, जनरली लॉ में क्या होता है, इनिशियली कुछ कमाई कम होती है कि 10-15 हजार 12 हजार में आपको चलाना पड़ता है। देन यू बिल हायर वंस यू गेट सीरियस, वंस यू गेट सीनियर, तब आप बिल हाई करते हैं। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है यंग लॉयर्स के लिए भी, और वैसे बेनिफिशियरीज के लिए जो पैसा नहीं दे सकते। टारगेट बेनिफिशियरी कौन है? इट इज टारगेटेड टू असिस्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हु आर फाइनेंशियली अनेबल टू अफोर्ड लीगल एडवाइस और लैक एक्सेस टू लीगल एड सर्विसेज। ऐसे लोग जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लीगल सर्विसेज या लीगल एड सर्विसेज। ओके, volunteerism and technology integration, so practicing advocates who are interested in volunteering their services can participate in this program. They provide their time and legal expertise voluntarily, and the program leverages mobile technology to facilitate the connection between these volunteer lawyers and marginalized beneficiaries। वो देखा आपने कैसे अपोलो हॉस्पिटल में यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड टेक अ स्लॉट, और फिर आपको डॉक्टर आ जाता है आपके मोबाइल पे स्काइप या किसी व्हाट्सएप कॉल पे और आपसे बात करने लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है अपना टाइम दे सकते हैं लॉयर्स, और वो किसी से भी जुड़ के उनको गाइड कर सकते हैं कि देखिए ऐसी जो है बात है, आप इसमें ऐसे ड्राफ्ट कर कीजिए, या ये वाला केस में आप ऐसे लड़िए। अपने जो वकील होता है, देखिए वकील भी होता है, अगर आप जाइएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और आप जाइएगा इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ टीयर 3 सिटीज, तो वहां पर 150 रुपए फीस होती है, 250 रुपए, 100 100 रुपए में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो वैसे वकील को तो आप समझ ही गए होंगे किस टाइप का वकील होता है। ओके, 2 समोसा और 500 रुपए में पलटी मार लेता है वो, अपना ही मतलब अपने ही क्लाइंट को बेच देता है। तो वैसे मार्जिनलाइज जो है, ओके, वैसे मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए जो हु आर डीलिंग विद बैड लॉयर्स, हु आर डीलिंग विद नो लॉयर कंडीशन, तो उनको जो है टॉप लॉयर्स जो है अपना टाइम देके ये कर सकते हैं। और देखिए होता क्या है कि दिस इज ए फिलांथ्रोपिकल एक्टिविटी, तो लोगों का के प्रोफाइल में जाता है कि मैंने न्याय बंधु में 50 घंटे किए, तो लिंक्डइन वगैरह पे लिखने में अच्छा लगता है। टुडे मिस्टर एक्स वाई जेड लॉयर, ये ही गॉट इन टच विथ पीपल फ्रॉम दिस, और हमारे चेम्बर से निकले हैं ये लॉयर। ठीक है, nature of services, legal services provided under the न्याय बंधु program are completely free of charge, adhering to the principle of pro bono publico, मतलब for the public good, free of charge होगा ये। civil services reforms through a capacity building approach, so part 14 of the Indian Constitution establishes the UPSC and State Commission। Indian bureaucrats under this frameworks are subject to executive control। तो किस टाइप के ब्यूरोक्रेट्स अच्छे होते हैं, किस टाइप की ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट अच्छे होते हैं? कमिटेड। तो हमें किस टाइप की ब्यूरोक्रेसी चाहिए?
committed bureaucracy. Okay. Majority of bureaucratic work in India is rule bound with clear principles of operation aiming for a smooth friction free interface with citizens and stakeholders. Okay. तो citizens और stakeholder के बीच में एक तरीके का फ्रिक्शन फ्री इंटरफेस की हमें जरूरत है. मिशन कर्मयोगी क्या है याद रखिएगा, ये बेसिकली सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के तरफ इशारा करता है. आपको हो सकता है पूछेगा मिशन कर्मयोगी किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे देगा और फिर आपको आगे लिखना होगा. ओके. एफआरएसी इज फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसीज. तो ये जो मॉडल है ये क्या करता है, स्किल्स आइडेंटिफाई करेगा वेरियस ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे एंड देन एक इम्पैक्ट स्कोर जो है ये मिलेगा यहां पर ब्यूरोक्रेट्स को. और 360 डिग्री एपार आपने सुना होगा, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट होता है. तो उसमें होता क्या है, बेसिकली पहले का जो एपार होता था वो वन डायरेक्शनल होता था, मतलब एक ही आदमी जो है आपका जो इमीडिएट बॉस होता था वो आपका एपार बिगाड़ देता था. और एपार जो है जो बिगाड़ देता था उसके चलते बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स जो हैं वो पीछे छूट जाते थे. तो अब क्या है, 360 डिग्री एपार में मल्टीपल लेवल्स पे जो है पीपल विल असेस द ऑफिसर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमीडिएट ऑफिसर रहेगा वो जो उसका डेस्टिनी डिसाइड करेगा. मल्टीपल लेवल पे ऑफिसर्स रहेंगे, अपना जो है असेसमेंट लिखेंगे और उसके बेसिस पे उसको नंबर मिलेगा. बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं इसमें चले जाते हैं, ट्राइब्यूनल में चले जाते हैं. बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं और उनका अगर स्कोर गिर जाता है, मान लिया कि आपका एपार स्कोर 7 से नीचे कंसिस्टेंटली रहा है, तो प्रमोशन के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाए. अगर आप हायर ग्रेड पे ट्राई कर रहे हैं सेक्रेटरी बनने का, ये वगैरह बनने का, अगर आप पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है तो व्हाट इज द वे फॉर अ पॉलिटिशियन टू नो वेदर यू आर अ गुड ब्यूरोक्रेट और नॉट. इट विल बी एपार पढ़ के ही ना देखेगा व्हाट द प्रीवियस बॉसेस हैड टू से अबाउट द पर्सन. तो ये एपार जो है, हाँ एपार जो है ये बेसिकली लेके आता है. व्हाट एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हो गया ना. तो व्हाट डू यू मीन बाय एआरसी. अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंस. एसीआर, हाँ एसीआर यस यस करेक्ट करेक्ट. एसीआर जो है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, दिस इज करेक्ट. एसीआर ओके कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो ऑफिसर की फाइल होती है, जैसे हर ऑफिसर होता है ना उसकी फाइल होती है. अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम, कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो कैग जो है वो एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1860 में. वेरी ओल्ड. ओके ऑलराइट ऑलराइट, वेरी ओल्ड institution, or it attained the constitutional status under which article, any idea? Article 148 to 151 है ना, 148 to 151 में ये है. okay. The CAG operates independently, choosing audit issues, conducting and reporting audits and managing the office. Indian Audit and Accounts Department जो है वो उसको assist करता है, and the CAG is also the boss. The CAG is also the head of the Indian Accounts Audit and Account Services. Okay, and they form the Supreme Audit Institution. तो Supreme Audit Institution कौन form करता है? I'll just write SAI, Supreme Audit Institution है ना, SAI. तो ये जो है CAG plus IAAD, Indian Audit and Accounts Department, तो ये क्या बनाता है, SAI बनाता है. Roles and responsibility. CAG advises on account maintenance for union and state government, conducts audits, and submits reports to the president, state governors, and UT administrator. It covers audits at all levels. Please remember this. सारे लेवल पे ऑडिट करता है, इंक्लूडिंग द लोकल बॉडीज ये कवर करता है. ऑडिट jurisdiction, it includes various government offices, autonomous bodies, statutory authority and PSUs. ये क्या क्या करता है, ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और PSU को कवर करता है. ऑडिट रिपोर्ट्स आर एग्जामिन्ड बाय लेजिस्लेटिव कमिटीज with CAG providing guidance and highlighting important issues.
द कैग कंडक्ट्स फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट्स, कंप्लायंस ऑडिट्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। किस टाइप के ऑडिट होते हैं? फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट्स, कंप्लायंस ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये नाम से समझ आ रहा है आपको? क्या आपने फाइनेंशियल चीजों में घपला तो नहीं किया? क्या आपने कंप्लायंस के हिसाब से, जैसे कि मान लिया L1 टेंडरिंग प्रोसेस है, L1 टेंडरिंग प्रोसेस है, तो क्या आपने लीस्ट जो सबसे कम पैसा ऑफर कर रहा था उसी को टेंडर दिया, या किसी दूसरे पॉलिटिशियन के भतीजे को दे दिया? तो ये कंप्लायंस को चेक करता है, इसमें भी करप्शन होता है। देन परफॉर्मेंस को चेक करता है, अगर रोड बना है 12 करोड़ का, तो वो कितने दिन चला? क्या वो 15 दिन चला, या 20 दिन चला, या 30 दिन चला, या 40 दिन चला, या 1 साल, 5 साल? व्हाट वाज दैट? तो तीनों ऑडिट आपको समझ में आया? फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या डिफरेंस? ओके, ठीक है। Introduction of the integrated financial management system for increased transparency and efficiency in financial transaction. So what does this do? ये जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल और मैनेजमेंट सिस्टम है, ये करता क्या है? एनी आइडिया? इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है, व्हाट डज इट डू बेसिकली? तो ये जो IFMS है, ओके, IFMS है, ये हेल्प करता है मैनेज करने में पब्लिक सेक्टर का फिनेंशियल, एनी फाइनेंशियल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कोई भी अकाउंटिंग हो गई, अकाउंटिंग की चीजें हो गई, या कोई बजट में आपको कुछ करना है, बजटरी कुछ करना है, ओके, बेसिकली वो करता है, ठीक है। IFMS का ये काम होता है, ठीक है। और इसका कंपोनेंट क्या क्या है, जस्ट आई डिस्कस इट हियर ओनली। इसका जो कंपोनेंट है IFMS का, दैट इज ई बजट, इलेक्ट्रॉनिक बजट, ई ट्रेजरी, ई रिसीट। कौन सा रिसीट? आप आपने चश्मा खरीदा, उसका रिसीट? व्हाट इज दिस रिसीट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? कौन सा है? या आपने कोई लैपटॉप खरीदा, उसका रिसीट है? या जो पैसा आ रहा है सरकार को, उसका रिसीट? ये जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसीट, वो इनकमिंग मनी, राइट? जो सरकार को पैसा आ रहा है, उसका उसका मैनेजमेंट, ओके। उसके बाद MIS इसमें होता है। व्हाट इज MIS? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर AMS होता है इसमें, ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड देन VMS होता है। व्हाट इज दैट? व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे जो है मिलके आपके IFMS बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर GS2 एंड GS4 गवर्नेंस पोर्शन। आपको पता है ना, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द फाइनल पोर्शंस ऑफ एथिक्स एंड जो आपका एथिक्स का सिलेबस है उसका फाइनल पोर्शन, और GS2 का जो बीच वाला पोर्शन है, उसमें ओवरलैप है दो ब्लॉक्स का, है ना। और ये इंफ्रा में भी आप यूज कर सकते हो। ओके, डरना नहीं है कि इतना कैसे होगा, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और इससे जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। ये देखो, ई बजट, ई ट्रेजरी, ई रिसीट, ओके। MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, VMS इज व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, और AMS इज ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम। ये ब्रेकडाउन है आपका, ये कंपोनेंट्स है रादर, ओके। ये जो है, और कंपोनेंट इंटीग्रेटेड है एक दूसरे में। जैसे ये जो ई रिसीट पोर्टल है, ये आपका ट्रेजरी पोर्टल से जुड़ा हुआ है। ये जो ई रिसीट पोर्टल है, ये ट्रेजरी पोर्टल से जुड़ा हुआ है, ओके। और एक दूसरे से जो है ये, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे रिसीट और ट्रेजरी का पोर्टल क्यों जुड़ा होना जरूरी है? पैसा आ रहा है कितना, वो कैलकुलेट, और पैसा कितना ट्रेजरी में सरकार के जा रहा है, वो कैलकुलेट करना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ओके। हम क्या प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ब्रेकडाउन इंडिया में होता है? प्लान और नॉन प्लान 2017 तक होता था। 2017 तक होता था, क्या होता था? प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का ब्रेकडाउन। 2017 के बाद बंद कर दिया उसको, ओके, ठीक है। कुछ चेंजेस आए थे 2017 में रिगार्डिंग बजट,
उसमें क्या क्या था, वही प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को खत्म कर दिया था। फेब्रवरी 1 को बजट प्रेजेंटेशन और रेलवे बजट को जनरल बजट से जोड़ दिया गया था। ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर में सारे एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग के नाम पे किए गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कोई ब्रिज बनानी हो गई, कैनाल बनाना हो गया, वो सब जो है प्लानिंग के बेसिस पे जो करते हैं। दूसरा क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान में क्या आता है, जो भी एक्सपेंडिचर जो प्लान से बाहर होता है। ओके, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन। ऑलराइट, तो ये नॉन प्लान में क्या आ गया, नॉन प्लान में क्या मैं कह सकता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, रिकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, ठीक है, इस चीज को समझ लेंगे। Automation, so implementation of electronic governance mechanisms like e-filing of tax returns, फास्टैग, भारत कोश, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ई नाम, ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, ऑटोमेशन हम यूज कर रहे हैं ताकि अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, फिनेंसेस में हमें प्रॉब्लम ना आए। ये बाकी सब तो आपको पता है। व्हाट इज भारत कोश, ये तो हमने ई नाम तो डिस्कस किया हुआ है, डीबीटी डिस्कस किया हुआ है हमने। व्हाट इज भारत कोश और किसने स्टार्ट किया है? भारत कोश पोर्टल जो है ये किसने स्टार्ट किया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये क्या करता है, ये वन स्टॉप सर्विस देता है। आप यहां पर जाके कोई भी फीस, फाइन या जो दूसरा मनी है जो सरकार को आप ओ करते हैं, वो आप यहां पर पे कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये जितने भी मिनिस्ट्रीज है और डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको कनेक्ट करता है। तो किसी भी मिनिस्ट्री का पैसा, किसी भी मिनिस्ट्री का पैसा आपको भरना है, जिसमें फीस, जिसमें फाइन है, या कोई भी दूसरा पैसा भरना है, पेनल्टीज है, वो आप जाके भारत कोष में भर सकते हैं। मुझे जल्दी से बताइए चॉकलेट के लिए कि इसको क्या कहते हैं, इस फीस फाइन वगैरह को क्या कहते हैं? कौन सा रिसीट कहते हैं? एनी आइडिया? कौन सा रिसीट कहते हैं? नॉन टैक्स रिसीट कहते हैं। एक्सीलेंट। भारत कोष जो है उसको नॉन टैक्स रिसीट, जो जितना भी फाइन्स पेनल्टीज होता है वो नॉन टैक्स के अंदर आता है। तो यू गेट अ चॉकलेट, लिख लीजिएगा, लास्ट में आपका हिसाब कर देंगे। जैसे ना, तो बनिया के दुकान पे अपने पास वाले बनिया अंकल के दुकान से बोलते हैं, अंकल लिख लेना, मैं लास्ट में कर दूंगा। ओके, लास्ट में सेटल कर दूंगा। तो वही वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है। ओके, जीएसटी। ऑलराइट, जीएसटी रेवेन्यू ऑडिट, so establishment of a digital framework for auditing GST revenue. Performance audit, so CAG has focused on auditing government reforms and systems such as DBT system, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, DDU-JY सौभाग्य स्कीम। ओके, ऑलराइट, AIBP, NH, NRHM, ये सारे जितने भी स्कीम है, इन सब में जो है परफॉर्मेंस ऑडिट करना है। सो व्हाट इज DDU-GJY स्कीम? व्हाट इज DDU-GJY स्कीम? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलेजेस इन रूरल एरियाज। ओके, और इसमें क्या हो रहा है सौभाग्य स्कीम में? सौभाग्य स्कीम में एनीबडी, व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग इन द सौभाग्य स्कीम? एनर्जी एक्सेस, वही चीज है। सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। ओके, ये क्या करेगा? ये भी रूरल और अर्बन एरिया दोनों को कवर कर रहा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हमें पता लगता है, दैट DDU-JJY जो है ये रूरल एरिया पे फोकस कर रहा है, और सौभाग्य स्कीम जो है वो रूरल प्लस अर्बन। ओके, ऑलराइट, उस पे फोकस कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं AIBP स्कीम का। AIBP क्या है?
AIBP क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये कंपोनेंट है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये क्या है? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना का। और AIBP जो है ये बहुत पुराना स्कीम है, 1996 का स्कीम है। अब इसको जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में डाल दिया गया है इरिगेशन के अंदर। व्हाट इज NRHM? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओके, NRHM इज व्हाट? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। पार्लियामेंट कमिटीज। ओके, पार्लियामेंट कमिटीज। सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट कमिटी? पार्लियामेंट जो है वो ऑपरेट करता है दो मोड में, एक तो डिस्कशन ऑन द फ्लोर और फिर कमिटीज के थ्रू। और ये क्या होता है दोनों? व्हाट आर दीज? डिस्कशन ऑन द फ्लोर एंड इन कमिटीज, व्हाट आर दीज माय फ्रेंड्स? एनी आइडिया? Any idea what are these? These aren't they executive control, tools of executive control? Very good, correct. Tools of executive control है, okay? And committees जो है ये क्या करता है? It provide informed reports for debates, foster cross party consensus। क्योंकि एक कमिटी में क्या मिनिस्टर मेंबर हो सकता है पार्लियामेंट्री कमेटी का? क्या मिनिस्टर मेंबर हो सकता है? द आंसर इज नो, मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी। प्लीज रिमेंबर दिस। व्हाई? बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। आपको एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना है तो मिनिस्टर कैसे मेंबर बन जाएगा? यहां पर सारे पार्टी के मेंबर्स होते हैं, ओके, एंड दे कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स। टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, इट कैटेगराइज्ड इनटू सब्जेक्ट, फाइनेंशियल, अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो स्टैंडिंग कमिटी को सब्जेक्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। देयर इज अ फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी, अकाउंटेबिलिटी, एंड वन विच इज लुकिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। देन देयर आर ad hoc committee. These are formed for specific purpose such as joint parliamentary committee for the Jan Vishwas bill, and they are disbanded after their purpose is filled. This is very important. Please remember, the ad hoc committee is disbanded after their purpose is fulfilled. Then there are DRSCs. What are DRSCs? Department related standing committees. And they oversee individual ministries, excluding ministers as members. 24 सब्जेक्ट कमिटी है विथ 31 मेंबर्स ईच। ओके, ये DRSC का काम क्या है? प्लीज रिमेंबर दिस, ओवरसी करना इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को, ओके, और मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स नहीं हो सकते। एंड देयर आर 24 सब्जेक्ट कमिटी जिसमें से 31 मेंबर्स ईच हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा, विच रिफ्लेक्ट्स द पार्टी स्ट्रेंथ। क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल कमिटी में? एस्टिमेट्स कमिटी है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एस्टिमेट्स कमिटी? एनी आइडिया? What is so? It is the largest committee, isn't it? The largest committee. Which is the largest committee in Parliament? Which is the largest committee of Parliament? It is the Estimates Committee. और इसका और क्या है? यहाँ पर there is no representation of Rajya Sabha. All 30 members are LS members. All 30 members are Lok Sabha members. Okay. All right. ठीक है. All right. Committee on Public Undertaking एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी से कोई जुड़ा रहता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पैक के साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जुड़ा रहता है? कैग। कैग जो है क्या है? फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है। हु इज द कैग? कैग इज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, एंड दे एग्जामिन बजट एस्टिमेट्स, फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। ठीक है। अदर कमिटी like the Committee on Privileges and Committee on Petition, addressing breaches of MP rights and examining public petition। बाकी कमिटीज क्या क्या होते हैं? कमिटी ऑन प्रिविलेजेस अभी न्यूज में है, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। कमिटी ऑन पिटिशन है, एड्रेसिंग ब्रीचेस ऑफ MP राइट्स एंड एग्जामिनिंग पब्लिक पिटिशन। क्या काम होता है प्रिविलेजेस कमिटी का? ब्रीच ऑफ MP राइट्स जो अभी हमारी TMC वाली हैं उनका करने, उनका देख रहा है। और कमिटी ऑन पिटिशन जो है वो क्या कर रहा है? एग्जामिन कर रहा है पब्लिक पिटिशन को। सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट। सो ये क्या करती है कि ऑल बिल्स टू कमिटी, ओके, ऑल बिल्स टू कमिटी ऐसा बोला जा रहा है कि आप ऑटोमेटिक रेफरल कर दीजिए। ओके, ऑटोमेटिक रेफरल कहाँ होता है? यूके मॉडल में
all bills except money bills are sent to committee, whereas in India this is not the case. ये कहाँ किसका डिस्क्रिशन होता है कमिटी में भेजना? किसका डिस्क्रिशन होता है कि वी विल सेंड इट टू कमिटी और नॉट? एनी आइडिया? स्पीकर का होता है, स्पीकर का होता है। ओके, स्पीकर साहब जो होते हैं वो बोलते हैं, है ना? करेक्ट। ओके। MP attendance, so attendance in committee meeting is very low with average around 47% for subject committee and 37% for financial committee. ये बड़ा प्रॉब्लम। ओके। Internal working is not transparent. It is recommended to broadcast major reports and discussion. तो कनाडा यूके में क्या होता है, मेजर कमिटी का प्रोसीडिंग्स जो है, और यूएस में भी अगर आपने देखा होगा तो मेजर कमिटीज का जो प्रोसीडिंग है वो टेलीवाइज्ड होता है। ओके, वो टेलीवाइज होता है, और यहाँ पर जो है नहीं होता, यहाँ पर सीक्रेसी में करते हैं। ओके। न्यू कमेटी के बारे में भी कहा गया है कि आप न्यू कमेटी बनाइए। सो दीज आर ऑल मेंस पॉइंट। ओके, GS2 का मेंस पॉइंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूर से लिखना है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स है GS2 में, हाई नंबर्स के लिए दीज पॉइंट्स जो है डायरेक्ट योजना से लिया गया है, यू कैन राइट इट। ओके, बाकी जो प्रीलिम्स का था वो मैंने पहली पेज पे आपको पढ़ा दिया। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री कमेटी। अब हम बात करते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, याद है? डेटा फिडुशरी, डेटा प्रिंसिपल, बाहर आप ले जा सकते हैं, लेकिन जिस कंट्री में एनिमी कंट्री है वहां नहीं ले जा सकते, है ना? 150 से 200 करोड़ रुपए का फाइन है आपको इसमें। सो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर रहा है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा, एंड इट एड्रेसेस द नीड फॉर लॉफुल प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। ओके, देन प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, it defines digital personal data as something as the data that can identify a person। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। what is the definition? प्लीज रिमेंबर, सबसे पहले तो ये डिफाइन कर रहा है, और डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि डेटा जिससे पता चल सके पर्सन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा जो है, ये किसने, कोई कमिटी थी क्या? एनी कमिटी यू रिमेंबर दैट डिड दिस डिस्टिंक्शन? क्रिस गोपाल कृष्णन कमिटी, याद है? क्रिस गोपाल कृष्णन कमिटी थी नॉन पर्सनल डेटा फ्रेमवर्क पे। देन देयर वाज दिस BN श्री कृष्ण कमिटी, BN श्री कृष्ण कमिटी है कि नहीं, डेटा प्रोटेक्शन इशू पे। ये क्रिस गोपाल कृष्णन कमिटी थी जिसने जो है नॉन पर्सनल डेटा पे ये किया था। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप समझिए कि आई से ओके, हाँ, लेट मी टेक द नेम, ठीक है? ओके, ही इज अ बॉय, लाइक 18 पीपल आर हियर, एक्सक्लूडिंग मी, 18 पीपल आर हियर। तो ही इज अ बॉय, पता चल रहा है किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। अब पता चल रहा है आपको किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। नहीं पता चल रहा है? ओके, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। अब पता चल रहा है किसके बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं पता चल रहा है? ठीक है। ओके, हर नेम इज किची। अब पता चल रहा है किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पता चल रहा है, हर नेम इज विभा, हिज नेम इज साई, हिज नेम इज वैभव। पता चल रहा है? पता चल रहा है किसके बारे में? अब यहां पर समझ में आया व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज नॉन पर्सनल। जिस डेटा से पता नहीं चला, जिस डेटा से पता नहीं चला कि आप कौन हैं, दैट इज नॉन पर्सनल डेटा। और जिस डेटा से आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका घर का एड्रेस, दोज विल बी व्हाट, पर्सनल डेटा। डिड यू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन? ओके, it establishes obligation on data fiduciary. Who are the data fiduciary? Entities that process data, such as person, companies, and government entities, in terms of data processing. इसमें तीनों है, कलेक्शन, स्टोरेज एंड अदर ऑपरेशंस जो है इसमें इंक्लूडेड है। It outlines the rights and duties of data principal. Who are the data principal?
तो डेटा प्रिंसिपल्स आर द इंडिविजुअल जिनसे डेटा लिया जाता है। आप है डेटा प्रिंसिपल, Amazon है डेटा फिडुशरी। आप समझ में आ गए? पर्सनल डेटा जो है आपको कंसेंसस से ही, कंसेंशुअल वे में ही आपको निकालना है। क्या एक बार आपने कंसेंट दे दिया तो वो कंसेंट वापस हो सकता है? अगर आपने एक बार कंसेंट दे दिया कि मेरा डेटा आप ले लो, तो वो कंसेंट बिल्कुल वापस हो सकता है। आप अपना कंसेंट छीन सकते हैं, और उस केस में क्या होना, उस केस में डेटा को डिलीट करना होगा। अगर कंसेंट वापस हो जाता है तो उस इन दैट केस द डेटा हैज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर। पर्सनल डेटा कैन ओनली बी यूज्ड फॉर पर्पस विच इज स्पेसिफाइड व्हेन कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड। अभी क्या हुआ था, मैंने एग्जाम दिया था सीयूईटी पीजी का। सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था, जैसे ही रिजल्ट्स निकले तो मुझे मेवाड़ यूनिवर्सिटी, नोएडा यूनिवर्सिटी, कश्मीर से कोई यूनिवर्सिटी का कॉल आने लगा कि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है आइए और हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिए, ठीक है। सो ये क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज आपका पर्सनल डेटा बेच दिया जाता है मार्केट में। आपका पैसा जो है, सॉरी पैसा नहीं, पैसा तो डेटा जो है बेच दिया जाता है, ठीक है। Data minimization, so only the necessary amount of personal data should be collected to serve the specified purpose. यहाँ पर क्या होता है, बोला कि डेटा मिनिमाइजेशन के पर्पस पे कि नेसेसरी अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा जो है उसको आप कलेक्ट कर लो टू सर्व द स्पेसिफाइड पर्पस। ओके। डेटा एक्यूरेसी, इंश्योरिंग दैट पर्सनल डेटा इज करेक्ट एंड अपडेटेड। डेटा एक्यूरेसी में क्या होता है कि आपको इंश्योर करना है कि पर्सनल डेटा करेक्ट है और अपडेटेड है। स्टोरेज लिमिटेशन भी है, एंड पर्सनल डेटा शुड बी स्टोर्ड ओनली एज लॉन्ग एज नेसेसरी फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। इम्प्लीमेंटिंग एडिक्वेट मेजर टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज मैंने बताया था जिवामे वाला केस जिसमें इंटीमेट डेटा ऑफ मिलियंस ऑफ women was compromised. Accountability, the act enforces accountability through adjudication of data breaches and breaches of its provisions, including imposing penalties. तो ये पेनल्टी आपको मैंने बताया है कि करोड़ों में जाती है। एंड अगर आप एक बड़े फिडुशरी हैं तो 150 से 200 करोड़ रुपए तक आप पे केस हो सकता है। The act makes a notable change by using she instead of he, acknowledging women in the context of parliamentary lawmaking. यहाँ पर जो है she भी यूज किया गया है, और यू नो he के जगह, ठीक है, आप समझ ही गए। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द एक्ट, rights of individuals under the act, right to access information about their personal data being processed। आपका क्या क्या राइट है, ये सारे राइट्स हैं आपके पास जिसमें आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो कि किस टाइप का पर्सनल डेटा आपका प्रोसेस हो रहा है। राइट टू करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा। तो क्या राइट टू फॉरगेट, ये आया था नेक्स्ट आईएएस के टेस्ट में, अगर आपको याद होगा सेकेंड टेस्ट में, राइट ऑफ इरेजर। तो क्या ये राइट टू बी फॉरगॉटन आपको दे रहा है? क्या ये राइट टू बी फॉरगॉटन, टू बी फॉरगॉटन? इट इज नॉट, एक्चुअली इट इज नॉट। इसका इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा इज नॉट इक्वल टू बीइंग फॉरगॉटन। ओके। राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल। ओके। राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज देयर राइट्स इन केस ऑफ देयर डेथ और इनकैपेसिटी। ठीक है। इसमें क्या क्या हो रहा है? ग्रीवांस रिड्रेसल, nominating a person to exercise their rights in case of their death or incapacity, and right to correction or erasure of their personal data। ये आप कर सकते हो। इरेजर का मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं है। राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट योर पर्सनल डेटा बीइंग प्रोसेस्ड, ये कर सकते हो। ये सारे राइट्स आपको मिल रहे हैं। चिल्ड्रंस के पर्सनल डेटा, ऑलराइट, चिल्ड्रन का जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करता है। सो एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन स्पेसिफिकली सेफ गार्डिंग द पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन। एंड डेटा फिडुशरीज जो है दे आर परमिटेड टू प्रोसेस द पर्सनल डेटा ओनली विथ पेरेंटल कंसेंट। 18 साल से कम का बच्चा है तो आपको जो है पेरेंटल कंसेंट जरूरी हो जाता है। नाउ यहाँ पर ये क्यों है? बिकॉज चाइल्ड जो है मोलेस्टर्स, पेडोफाइल, इन टाइप के लोगों से बचने के लिए, ओके, इन टाइप के लोगों से बच्चों को बचाने के लिए आपको करना होगा, ठीक है। नेचर ऑफ द बॉडी, लॉ कमीशन इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। लॉ कमीशन जो है क्या है? अब ये नया आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल ऑन लॉ कमीशन।
तो लॉ कमीशन क्या है? इट इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मीनिंग इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. Is it a constitutional body then? Is the law commission a constitution? That is not. Again, the law commission is neither a statutory body, please remember, neither statutory nor constitutional. अभी recently कौन है chairman? Who is the chairman of the most recent law commission? Justice Awasthi. Justice Awasthi. याद आया? Yes. तो नेचर ऑफ द बॉडी लॉ कमीशन का, इट इज कंस्टिट्यूटेड थ्रू अ नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नोटिफिकेशन आपको जो है उसके थ्रू कंस्टिट्यूट किया गया है, स्पेसिफिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स. तो क्या मैं कह सकता हूं लॉ कमीशन इज अंडर टोटल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल? यस, आई कैन से. ओके. द प्राइमरी रोल of the law commission is to make recommendation to the government, and these recommendations are usually presented in the form of detailed reports. These recommendation जो है relate करता है legal reform पे and cover a wide range of legal issue. Term of reference for the commission जो है dictate its scope of work. तो जो भी TOR होता है, term of reference, जो सरकार बताती है लॉ कमीशन का कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से स्कोप ऑफ वर्क भी फिक्स्ड रहता है. 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पे बात करते हैं. सो इट वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स 2020 से, और टर्म ऑफ दिस कमीशन जो है उसको 2024 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है रिसेंटली, और उनका जो काम खत्म नहीं हुआ था इसलिए बढ़ा दिया गया है. यहां पर जो है एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, एंड देयर आर 4 फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग ए मेंबर सेक्रेटरी. यहाँ पर जो है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर और सेक्रेटरी ऑफ द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एंड कमीशन कैन आल्सो हैव नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स. पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं, तो ये याद रखिएगा, एक्स ऑफिशियो 2 सेक्रेटरीज हैं. मतलब आईएएस ऑफिसर्स जो हैं हमेशा एक्स रहेंगे. ये जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जनरली आईएएस होता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, लॉ मिनिस्ट्री, एंड देन वो जो है हमेशा बैठता है लॉ कमीशन में. अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की. सो 2015 रिपोर्ट आया था बाय आईएमएफ, ओईसीडी, यूएन एंड वर्ल्ड बैंक. इट हाइलाइटेड दैट टैक्स इंसेंटिव्स इन डेवलपिंग कंट्री ऑफन फेल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस रेवेन्यू कलेक्शन. तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बोला क्या गया कि जो टैक्स ब्रेक्स मिल रहे थे बहुत सारी कंट्री में, जैसे गेबॉन, इंडिया, ये सारी कंट्री, बांग्लादेश, कंबोडिया, क्या दे रही थी? टैक्स इंसेंटिव्स दे रही थी कि आइए हमारे कंट्री में आप अपना इंडस्ट्री लगाइए. तो ये कहा गया कि इट इज नॉट इनफ. ओके. और कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म जो है, इट वाज इनिशिएटेड इन द 2015-16 बजट. exemptions and deduction for corporate taxpayer was began to be phased out. एनी एग्जेम्पशन या डिडक्शन जो कि कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए होता था, इट वाज फेज्ड आउट. अभी बीच में आपको याद होगा कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया था. कॉर्पोरेट टैक्स बीच में कम किया गया था, उसको रैशनलाइज किया गया था, एंड इट वाज वेलकम्ड. इट वाज ड्यूरिंग कोविड. कोविड के समय कम किया गया था. पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म. सो इन 2020 एक न्यू टैक्स रेजीम which offered lower tax rates without exemption deduction लाया गया था. और फिनेंस एक्ट 2023, तो क्या हमें पढ़ना जरूरी है फिनेंस एक्ट 2023? बिल्कुल जरूरी है. अगर आपको याद होगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट और GAAR, ओके, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल पे क्वेश्चन आया था. तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल वाले क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे था, विच वाज नॉट ट्रू. व्हाई? बिकॉज वो फिनेंस एक्ट 2017 के बेसिस पे था. तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. फिनेंस एक्ट 2023. स्टेबल टैक्स रेजीम जो है, कोविड के समय ग्लोबल ट्रेंड था कि न्यू टैक्सेस करने के लिए इंडिया जो है उसने अपना कमिटमेंट मेंटेन रखा, दैट वी डोंट वांट टू हरास द पुअर पीपल. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोविजन. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू TDS. व्हाट इज TDS? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो TDS क्या होता है? जैसे अगर आपको सैलरी मिल रही है, मान लिया ₹1,00,000 की सैलरी मिल रही है, उस पर आपका कुछ 20% टैक्स बैठता है,
20% टैक्स यू हैव टू गिव, तो टीडीएस काट लिया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाई टीडीएस इज डिडक्टेड? हु डिडक्ट्स इट? योर एम्प्लॉयर विल डिडक्ट इट एंड इट विल, जो टीडीएस काटा है 1% वो जमा कर देगा सरकार के खाते में। मतलब क्या है? 1% टीडीएस काटने का, जितना भी टोटल बेस है आपका, टैक्स बेस है, मान लिया 20,000 है, तो उसमें से आपका कुछ आई थिंक 200 रुपए जो है काट के आपके सरकार के खाते में जमा करा देगा। उसका रीजन क्या है? अब वो सब समझिए। सरकार को पता चल गया कि एक आदमी है जिसकी लाख रुपए सैलरी है, उसका टीडीएस कटा है 200 रुपए, नाउ ही ओज अस 18,800 रुपीज मोर एट द रेट ऑफ 20% टैक्स रेट फॉर अ 12 लाख रुपीज पैकेज। तो वहां पर यू आर नाउ बाउंड टू पे द टैक्स, बिकॉज फिर सरकार के पास आपका डेटा आ गया। सरकार के पास आपका डेटा आ गया कि तुम्हें 12 लाख की सैलरी देता है, इस हिसाब से ये टीडीएस काट के आपको। ठीक है। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वेरी सिमिलर। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ओके, वेरी सिमिलर प्रोविजन है, लेकिन ये क्यों होता है? ताकि टैक्स की चोरी बच सके। अभी क्रिप्टो पे लगाया है, आपको याद होगा क्रिप्टो करेंसी पे 1% है। ओके, तो ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कौन करता है? ये सेलर करता है। जब आपको कुछ सामान सेल करता है ना, तो वो सेलर करता है। टीडीएस कौन करता है? इंडिविजुअल या कंपनी करता है। ये टीसीएस इज फॉर द बिजनेसमैन, टीडीएस इज फॉर द इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट कंपनी। ब्लैक मनी एक्ट आया था 2015 में, ताकि एड्रेस्ड अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। आपको याद होगा, स्विट्जरलैंड के साथ हमने बातचीत करके लिस्ट निकलवा दी थी किसका किसका पैसा है स्विस बैंक। Enhanced third party information collection, strengthened to detect undeclared income and assets, or digital over cash transaction. I went to register my फ्लैट जो है उसको रजिस्टर करवाने गया था मैं, तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है और सरकार को कुछ प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो जो लेडी बैठी थी वहां पर, आई नॉट से विच सिटी आई वाज इन, 3,75,000 रुपए मांगा था मेरे से। आई वॉज हैविंग द बैंक, मेरा बैंक के पास बैंकिंग ऐप होता है, मैंने खोल लिया। मैं बोला मैम प्लीज आप मुझे वो दे दीजिए, यू गिव मी माई योर डेटा, वट एवर बैंक अकाउंट कहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो 3,75,000 से शी सेड कि नहीं कैश ही लूंगी मैं, 3,75,000 मुझे कैश चाहिए। आई सेड मैम कैश तो इतना कैरी कैसे करूंगा मैं? तो ही सेड नहीं नहीं नहीं, 3,75,000 चाहिए मुझे, और आप कैसे भी करो। सो लकीली, वेरी लकीली, वी हैड दिस अंकल ऑन ऑन द मोबाइल, एंड उनका नंबर था मेरे पास। मैंने बात की तो उन्होंने किसी 4-5 लोगों से बात करके, एंड दे सेड कि नहीं लिया जाता है, ऐसा नहीं है, लिया जाता है। एंड देन आई वेंट टू द लेडी, आई सेड कि ऐसे बात हो गई हमारी, आपको लेना पड़ेगा। एंड देन शी रोल्ड हर आईज, एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला 3,10,000 रुपए कर दो, ये रहा अकाउंट। यू अंडरस्टैंड व्हाई शी वाज आस्किंग फॉर 375? एक्चुअली पैसा जो था मुझे 3,10,000 देना था, मुझे कभी पता नहीं चलता, मुझे कभी भी पता नहीं चलता वो 65,000 रुपए घूस मांग रही थी। मैं तो देने के लिए तैयार था, मैं तो देने के लिए तैयार था। एक्चुअल कॉस्ट था 3,10,000 रुपए। ओके, सो ये अब समझ समझ में आया व्हाई डिजिटल ओवर कैश, व्हाई डिजिटल ओवर कैश। एक आदमी से 65,000 कमा रही थी वो। अब समझो वो 10 आदमी को भी, अगर 10-15 आदमी से भी वो डील कर ले, तो दिन का 4-5 लाख रुपए वो घर ले जाए। ओके, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट एग्जाम्स, एंड इट इज थरली डिस्गस्टिंग। वो पैसा लगेगा ही नहीं आपको। ओके, कुछ होता नहीं है। आपको पता है वो, आपने पिक्चर्स देखे हैं जिसमें हाथ पकड़ लिया जाता है बाय द एसीबी, एंटी करप्शन ब्रांच? वो पिक्चर्स देखा है? और वो मुंह अपना नीचे की हुई है, पता है वो वैसे लोग 15 से 20 दिन के बाद वापस आते हैं, अगर पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा होता है। आई हैव सीन पॉलिटिशियंस गेटिंग पीपल बैक विद इन 15 डेज। 15 दिन पहले 10 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। आपको बस न्यूज पता चलता है, आप फॉलो तो करते नहीं है। 15 से 20 दिन, एक महीने के अंदर वो बंदा वापस आ जाता है, केस वापस ले लिया जाता है, उसमें कुछ लूप होल दिखा दिए जाते हैं। एंड इस तरीके से काम होता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती रहती है, बहुत दिन तक चलती रहती है, फाइल कहीं खो जाता है। ओके, समाज में बड़ी बात होती है दोस्त, इंडियन समाज में ये बड़ी बात होती है। लोग प्यार से देखते हैं आपको, अरे इनके पास तो दम दबा के पैसा है, ऐसे बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं
ये नहीं बोलते हैं कि यू आर डिसगस्टिंग और व्हाट, ठीक है, अरे भाई कौन से डिपार्टमेंट में हम हमें भी लगा दो, ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा डिसगस्टिंग चेन है। तो इसीलिए डिजिटल ओवर कैश, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाइएगा, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाइएगा तो आपको आज सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो है वो ट्राई करने की कोशिश कर रही है कि आपको कैश, ओके, आपको जो है कैश से पेमेंट हो जाए। ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट। Leveraging technology for efficiency, so it ensures fair tax payment through improved reporting mechanism. Again, e-verification, faceless assessment. यहाँ पर क्या है, आप आदमी से मिलोगे नहीं, वट एवर विल हैपन थ्रू ऑनलाइन। आप देखोगे नहीं टैक्स ऑफिसर को, ना टैक्स ऑफिसर आपको दिखेगा। ठीक है, एडवांस्ड प्राइसिंग अग्रीमेंट, सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग लिटिगेशन इन ट्रांसफर प्राइसिंग, legislative amendments introduced for clarity on various tax issues to minimize disputes, and over 30 lakh updated returns were filed in about a year. I think we can skip this. This is main centric. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अब हम बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। व्हाट इज दिस? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, प्लीज रिमेंबर, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या करता है? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो क्या कंपटीशन कराता है क्या ये? कोई लेखन प्रतियोगिता इस टाइप का कुछ करवाता है क्या? व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन कमीशन इज दिस? डिबेट कंपटीशन कराता है क्या? नहीं। दिस व्हाट दिस डज इज कि मोनोपोली किसी की ना बने। जैसे अभी गूगल क्या कर रहा था, गूगल जो है दूसरे, जैसे सावन है, जियो है, इस टाइप की चीजें हैं, इस टाइप की जो एप्स हैं उनको पीछे कर रहा था अपने सर्च में, और यूट्यूब म्यूजिक को प्रमोट कर रहा था। तो दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि गूगल जो है इट हैज मोनोपोलाइज द अरीना ऑफ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन में ये क्या करेगा? अपनी चीजों को पुश करेगा। दूसरा, अमेजॉन, जब भी आप टाइप करोगे रेफ्रिजरेटर, रादर देन शोइंग सैमसंग एलजी, पहले क्या दिखाएगा? अमेजॉन बेसिक्स। वेन एवर यू विल सर्च एसी, सबसे पहले दिखाएगा अमेजॉन बेसिक्स। दैट इज ए एंटी कंपिटिटिव मेजर, ओके। तो प्रो कंपिटिटिव पॉलिसी को प्रमोट करता है। और डोमिनेंस इन मार्केट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इन मार्केट। डोमिनेंस इन मार्केट खराब बात नहीं है, लेकिन अब जब उसको यू अब्यूज कर रहे हो वो प्रॉब्लम। जब आप उसको यूज करके अब्यूज कर रहे हो वो प्रॉब्लम है। जैसे अमेजॉन चॉइस को बढ़ावा दे रहा है, अंडरकट कर रहा है, क्योंकि देखिए अमेजॉन के पास डेटा है ना, अमेजॉन के पास डेटा आया ना कि इस कंपनी ने इतने में बेच रहा है या ये कंपनी इतने में बेच रहा है, तो उसको अंडरकट करने के लिए वो उस टाइप का पॉलिसीज बना सकता है। डू यू थिंक दैट दिस विल बी कॉम्पिटिटिव? मान लिया कि मेरी कंपनी है और मेरा कंपनी होस्ट कर रहा है, मेरा कंपनी होस्ट कर रहा है मल्टीपल अदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स को। मैंने उस प्रोडक्ट को स्टडी करके, मैंने उस प्रोडक्ट को स्टडी करके क्या किया? मैंने उस प्रोडक्ट को स्टडी करके अपना प्रोडक्ट बनाया ताकि मैं अंडरकट कर दूं। तो ये डोमिनेंस है मेरा मार्केट में, वो उसके अगेंस्ट नहीं है सीसीआई, इट इज अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ओके। फाइन्स वगैरह, पेनल्टी वगैरह जो है इंपोज करता है ये एडवोकेसी करता है कि आप मत करें। प्रमोशन, ये क्या करता है? प्रमोशन करता है। अभी मेरे को याद है कॉलेज में मैंने ऐसे लिखा था, 2 लाख रुपए का उसमें कैश रिवॉर्ड था। आई थिंक 2 लाख, या अगर जो फर्स्ट आ रहा था तो द गाय वुड हैव गॉटन 2 लाख रुपीज फ्रॉम सीसीआई। तो बहुत लोगों ने ऐसे लिखा था। एंड प्रमोट करता है, लोगों को बताता है कि कंपटीशन कमीशन क्यों जरूरी है, व्हाई मोनोपोली इज नॉट समथिंग दैट यू शुड स्ट्राइव फॉर, व्हाई अब्यूज ऑफ मोनोपोली इज नॉट समथिंग दैट वन शुड स्ट्राइव फॉर। कार्टेलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन जो है उसको बचाता है। व्हाट इज कार्टेल? कार्टेल जो है इट इज बेसिकली क्या होता है कि जो मल्टीपल बिजनेस ओनर्स जो हैं एक साथ आ जाते हैं तो वो कार्टेल हो जाता है। नो, नॉट नॉट एग्जैक्टली मैक्सिकन कार्टेल। एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं, यहां पर समझो, गो टू करोल बाग मेट्रो स्टेशन, गेट डाउन, वहां पर आपको बड़े बड़े कोचिंग्स मिलेंगे और छोटे छोटे कोचिंग्स मिलेंगे। बड़े भी कोचिंग है, छोटे भी कोचिंग है। यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल कोचिंग
मतलब कितना से घटिया कोचिंग हो, कितना भी रन डाउन कोचिंग हो, विच इज सेलिंग इट्स जीएस कोर्स फॉर लेस देन 1,50,000. व्हाई इज दैट? मान लो कि मैं कल को जाऊं मुखर्जी नगर और एक ऐसा कोचिंग बनाऊं जहां मैं बोलूं मैं 15,000 में दे रहा हूं कोचिंग, तो ये क्या होगा, ये सारे गैंग अप कर जाएंगे, ये सारे गैंग अप कर जाएंगे और मेरा जो है बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे, टीचर पोच कर देंगे. तो ये म्यूचुअली डिसाइडेड है. यू नाउ अंडरस्टैंड? डू यू नाउ अंडरस्टैंड? यस एग्जैक्टली. ई रिक्शा फ्रॉम मेट्रो स्टेशन. मैंने लाठी खाई हुई है, पता है आपको? लाठी लाठी पढ़ते पढ़ते मुझे बची थी सर पे. वो कैसे? क्योंकि एक ऑटो आया एमिटी से, एमिटी का हूं मैं, तो एमिटी से हमें ले जाते थे मेट्रो स्टेशन. तो वहां पर कार्टेल होता था. एवरीबडी विल टेक 40 रुपीज. एवरीबडी स्टूडेंट्स यूज टू प्रोटेस्ट. वाई? देन ये से नहीं, हम तो 40 में ले जाएंगे. एवरी ऑटो वाला यूज टू टेक ओनली 40. एक बार आया एक बंदा, ही सेड कि 20 में ले जाऊंगा. तो हम बैठ गए कुछ लोग ऑटो में कि हाँ ठीक है 20 में ले जा रहा है यार, ये तो बहुत पास का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर भी नहीं है. तो उसके बाद पीछे से ऑटो यूनियन वाले आए और उस पर लाठी चलाने लगे, इस पे. एंड यू नो उस समय हम लोग फिर साइड से निकले थे. बेचारा वो तो फंस गया ऑटो वाला, उसकी तो मार पड़ी. अब ये क्या होता है? दिस इज कार्टेलाइजेशन. प्राइस जो है कंट्रोल कर रहे हैं. फार्मा सेक्टर, इट इज कार्टेलाइजेशन. फार्मा सेक्टर में सभी जो है एक ही दवाई निकालते हैं, एक ही टाइप की दवाई, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक ही दाम पे बेचते हैं. ऑयल कार्टेलाइजेशन, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? ओपेक. ओपेक के थ्रू कार्टेलाइजेशन ऑफ ऑयल हुआ था. आपको पता है ना कि रशिया चाहे भी तो बहुत कम दाम पे नहीं बेच सकता है, ईरान चाहे भी तो बहुत कम दाम पे नहीं बेच सकता. वाई? बिकॉज अदर कंट्रीज जो है फिर कॉपरेट नहीं करेगी. रशिया ओपेक प्लस में आ जाता है. करेक्ट. ओके. अगेन दिस इज फॉर मेंस. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, इसने 1986 के एक्ट को रिप्लेस किया था. एंड दिस led to the creation of CCPA, that is Central Consumer Protection Authority. Central Consumer Protection Authority ये क्रिएट किया है 2019 वाले एक्ट में. और definition of consumer has been expanded. The act broadens the definition of consumer to include individuals who purchase or use goods and services online or through electronic means. तो यहां पर क्या आया है? ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को ऐड किया. क्योंकि आप समझिए 1986 में क्या ऑनलाइन पॉसिबल था? उस समय अमेजोन तो कुछ था नहीं इंडिया में, ऑनलाइन सामान खरीदते नहीं थे आप, तो ऑनलाइन था नहीं वहां पर. अब जो है नए डेफिनेशन में मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर बीइंग ब्रॉट ऑनलाइन. मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर बीइंग ब्रॉट ऑनलाइन, तो अब ऑनलाइन डेफिनेशन ऐड कर दिया गया. इंक्लूजन ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेफिनेशन, अब एडवर्टाइजमेंट को भी डिफाइन कर रहा है as any audio or visual publicity, representation, endorsement or pronouncement through electronic media, internet और a website. ये जो है, आप अगर किसी भी ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, इंडोर्समेंट दे रहे हो, प्रोनाउंसमेंट बता रहे हो, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, तो यू विल बी लायबल. ओके, ये एडवर्टाइजमेंट है. ये किसके लिए? व्हाई दिस डेफिनेशन इज देयर इन द 2019 एक्ट? ताकि फॉल्सिफिकेशन ना हो पाए. फॉल्सिफिकेशन ना हो पाए. आपको किसी ने बोला कि मैं पूरा सीसैट पढ़ाऊंगा, 5,000 का कोर्स है, 10,000 का कोर्स है, वट एवर, मैं पूरा सीसैट पढ़ाऊंगा, दीज आर द चैप्टर्स दैट विल बी कवर्ड. तो जब आप गए सीसैट के लिए तो उसने 2-3 चैप्टर पढ़ा के फिर बंद कर दिया. देन यू कैन से कि इसने एडवर्टाइजमेंट दिया था, इसने इसने क्या कहता, प्रोनाउंस किया था किसी वेबसाइट से. किस वेबसाइट से? ट्विटर से. तो ये एडवर्टाइजमेंट में काउंट होगा. पतंजलि वाला कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल, कोरोनिल वाला. ओके. प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए गाइडलाइंस आया था. और इंडोर्समेंट, ये किसके लिए है? इंडोर्समेंट्स, इंडोर्समेंट्स किसके लिए है? इन्फ्लुएंसर्स के लिए. आजकल नहीं है सारे इन्फ्लुएंसर्स ये इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे. ओके. तो CCPA notified these guidelines in 2022 to combat misleading advertisements and protect consumers. They emphasize the need for due diligence in endorsing advertisement. तो ये एक गोनी करके एक क्रिकेटर है,
गोनी नाम है उसका, और वो एक चम्रपाली करके ग्रुप है, उसका एडवर्टाइजमेंट करता था। जो चम्रपाली ग्रुप जो है वो खत्म हो गई थी, और सारे पैसे जो हैं लोगों के डूब गए थे। ओके, घोनी नाम है, घोनी उसका, ठीक है। मार्केट प्लेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑलराइट, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर एडवाइज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज पर द ई कॉमर्स रूल्स 2020। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आपको जो है बहुत ड्यू डिलिजेंस करना है, किसी को भी पकड़ के, आपको जो है किसी को भी पकड़ के आपको नहीं ये करना है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। और जैसे वो नहीं है, फेयर एंड हैंडसम क्रीम आती है, तो उसका जो है एक एक्टर करता था, तो एक्टर को खुद जाना पड़ा था कोर्ट में। वाई? बिकॉज उसमें कहता था कि गोरे हो जाओगे अगर तो फेयर एंड हैंडसम एक भाई ने लगाया तो गोरा नहीं हुआ, तो ही उसने केस मुकदमा दायर कर दिया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी जो है अपना इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, ओके, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी अपना इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 आया था। दिस वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक चीज आपको समझ में आई होगी कि स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू रूल्स भी नोटिफाई होते हैं, स्टैट्यूटरी एक्ट्स के थ्रू रूल्स भी नोटिफाई होते हैं, रेगुलेशंस भी नोटिफाई होते हैं। यही चीज सेबी यूज करता है। सेबी अपने एक्ट के थ्रू, जिसके एक्ट के थ्रू वो एस्टैब्लिश हुआ है, वो रेगुलेशंस वगैरह जो है लेके आता है। यस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, करेक्ट। तो they detail the responsibility of e-commerce entity and specify the liabilities of marketplace and inventory। ई-कॉमर्स एंटिटी का क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा 2022 में, 2022 में ई कॉमर्स पे क्वेश्चन आया था। यस, ओके। तो इसमें कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म वगैरह को जो है आपको हैंडल करना है। और रूल्स आल्सो हाईलाइट द इशू ऑफ डार्क पैटर्न्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डार्क पैटर्न्स? ये डिसेप्टिव डिजाइन और चॉइस आर्किटेक्चर दैट मिसलीड कंज्यूमर्स इनटू मेकिंग डिसीजन अगेंस्ट देयर बेस्ट इंटरेस्ट। जैसे वो देखा आपने, बर्गर जो होता है मैकडोनल्ड्स का, कितना फ्लफी फ्लफी लगता है जब आप देखते हैं उसके टीवी पे। एंड वंस यू बाय दैट, तो आप जब उसको खोलते हैं तो बहुत सॉरी लुकिंग रहता है, ड्रिपिंग सॉस एवरीवेयर, एंड यू नो, तो वो चीज जो है उसको मना कर रहा है कि आप ये नहीं करेंगे। ओके, यस, हाँ, ये उसके लिए एक वर्ड है, व्हाट गौरी इज सेइंग, कार्ट में जो ऐड कर देता है, स्नीकिंग करके वर्ड था, व्हाट इज दैट? कार्ट स्नीकिंग, आई थिंक विभा विल नो, विभा ने नोट्स बनाए थे, है ना? कार्ट स्नीकिंग को क्या कहते हैं? यस, बास्केट स्नीकिंग, यस। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डार्क पैटर्न, राइट? कार्ट स्नीकिंग या बास्केट स्नीकिंग जो है, अभी जैसे क्या होता है, मैं जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रहा था, तो 2-3 बार से ना बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस आ रहा था। तो हुआ क्या कि ये पहले से टिप ऐड कर दे रहे हैं। अगर कभी मैंने सेलिब्रेशन हो रहा है या बड़ा ऑर्डर है, तो कभी 50 रुपए का टिप दिया था, ठीक है, क्योंकि बड़ा ऑर्डर था, तो बड़ा ऑर्डर लेके आ रहा था, तो उस समय डिजर्व होता है। बट छोटे ऑर्डर में भी ऑटोमेटिकली 50 रुपए ऐड कर दे रहे। तो वंस 2-3 बार दिया मैंने, चौथे बार देखा तो उसमें ऑलरेडी 50 रुपीज। तो दिस इज कॉल्ड बास्केट स्नीकिंग। आप अगर देखेंगे किसी किसी ऐप पे, उनका सब्सक्रिप्शन जो है पहले से एडेड होता है चेकआउट में। 100, ओके, 199 जो है, 199 जो है रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है, सीनियर कंज्यूमर्स सीनियर कंज्यूमर्स जो हैं उनको नहीं पता चलता है, क्योंकि आप तो चलो देख लोगे यार प्राइस इतना ज्यादा क्यों है, देन यू कैन मैनुअली टेक दिस आउट। जैसे ₹3 फीड इंडिया प्रोजेक्ट को दीजिए, ₹3 अपने आप ऐड कर देता है। ओके, एक और डिसेप्टिव पैटर्न है, यू गो टू बर्गर किंग और एनी बर्गर शॉप, एंड देन दे विल आस्क यू सिंगल चीज और डबल चीज। बर्गर में पूछेंगे सिंगल चीज और डबल चीज, दे विल नॉट आस्क यू चीज और नो चीज, एंड देन चीज बोलोगे तो फिर पूछेंगे सिंगल चीज या डबल चीज। दे विल से सिंगल चीज लोगे या डबल चीज लोगे, बिकॉज यू विल नॉट नो दैट देयर इज एन ऑप्शन। ओके, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ नो चीज। चीज तुरंत ऐड हो जाएगा, ₹15। डबल चीज लोगे तो ₹30, और नो चीज में ₹0। तो अगर आपसे पूछेगा सिंगल चीज और डबल चीज, तो आप बोलेंगे सिंगल चीज। जैसे मैं आपसे पूछूंगा ना यस और नो, अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछता हूं ना कि इसका आंसर बताओ, ये होगा कि वो होगा, देन यू से ये होगा, देन आई से यार ये थोड़ी होगा, तीसरा चीज होगा, है ना? तो वो तो मैं फ्री फंड में मजे लेता हूं। अब यहां पर आपका ₹15, ओके, ₹15 जो है चला जाएगा, ठीक है।
मेरे से बेवकूफ बनोगे तो 0 रुपीज आपको होगा, और यहां पर आप बेवकूफ बनोगे तो 15-20 रुपए आपके खर्चे हो जाएंगे। ई-कॉमर्स कंपनीज आर अर्ज टू अवॉइड एंगेजिंग इन दीज डार्क पैटर्न्स। ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने नोट्स में दे रहा है, इसको हम लोग अलग से भी कवर करते हैं आजकल में। डार्क पैटर्न्स जो है, आई विल बी कवरिंग दैट, ऑल्दो हमने कवर किया हुआ है, इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने इसमें टेस्ट टेस्ट के थ्रू इसको किया हुआ है कवर। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, तो ई गवर्नेंस मॉडल लाइक आयुष्मान भारत, तो एडीएचएम वाज अ क्वेश्चन इन 2022 prelims। पीएम्स जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, और पासपोर्ट सेवा केंद्र हैव इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन्स क्रिएट करना है, डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस्टोनिया एक करके कंट्री, आपने सुना होगा, कैपिटल उसका तालीन है, रशिया से लगा हुआ है, और अभी रशिया के अगेंस्ट लड़ रहा है। और लड़ रहा है इन द सेंस नॉट इट एज अ वॉर, बट नेटो में जो है वो ट्राई कर रहा है कि नेटो के थ्रू इस्टोनिया में ट्रूप्स जो है उनकी उनको ले आए, ताकि इस्टोनिया एक छोटा कंट्री है, प्रोटेक्ट हो जाए। इस्टोनिया रशिया के बॉर्डर पे, याद रखिएगा, बाल्टिक कंट्री है। तो बाल्टिक कंट्री है और वहां पर करप्शन इज मिनिमल। कैन यू जस्ट टेल मी द रीजन व्हाई करप्शन इज जीरो वहां पर? द करप्शन इज जीरो बिकॉज देर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। इट इज द मोस्ट डिजिटाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। वहां पर स्टार्टअप्स जो हैं वो रूल करते हैं, मतलब जैसे इंडिया में होता है ना, आईएएस ऑफिसर्स रूल करते हैं, या कोई नेता रूल करता है, वहां पर स्टार्टअप्स के पास बहुत पावर है। ए स्टार्टअप पर्सन कैन वॉक इनटू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और 4 बात सुना के निकल सकता है। इतना एम्पावर कर दिया है थ्रू द डिजिटल। इट्स अ कंट्री, इट इज अ कंट्री विच इज रन बाय स्टार्टअप पीपल। पूरा जो कंट्री है, इट इज अ कंट्री रन बाय स्टार्टअप पीपल, 100% डिजिटाइज्ड है। कुछ आपको कभी कुछ नहीं करना है, छोटा मोटा काम हो सकता है कि आपको जाना पड़े, बट एज 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 इन बाकी के काम जो है 100% डिजिटाइज हो गया। तो एस्टोनियन मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं। Then CP Grams, what is CP Grams? It is the centralized public grievance redress and monitoring system, और ये मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और वेरियस बॉडीज में जो है इम्प्लीमेंट होता है। Over 18 lakh grievances were received with around 15.68 lakh redressed। तो 18 लाख ग्रीवांसेस जो है सीपी ग्राम्स में आए थे, जिसमें से 15 लाख जो है उसको कर दिया गया था। एवरेज डिस्पोजल टाइम कम होते जा रहा है, 32 डेज था 2021 में, 27 डेज था 2022 में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, यू कैन गो टू सीपी ग्राम्स, और वहां पर सारे जो डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, वो कनेक्टेड रहता है, और आप वहां से निकल सकते हो विद अ रेजोल्यूशन। 10 स्टेप सीपी ग्राम्स रिफॉर्म जो है उसके क्वालिटी और स्पीड ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल को बेटर करने के लिए है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस2 गवर्नेंस एज वेल। बेंचमार्किंग गवर्नेंस में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG, will assess governance through the good governance index. Now this is very important, this is something that can come in your prelims examination। ये पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है कि आपको कौन गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाल के लाना। ओके, तो ये कौन है? DARPG। ओके, DARPG, तो वो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? DARPG किस मिनिस्ट्री के अंदर है? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। ओके, द नेशनल ई सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट, नेस्डा, विल इवेलुएट द डिलीवरी ऑफ ई सर्विस। तो ये नेशनल ई सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट, नेस्डा क्या करेगा? जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज की ई डिलीवरी हो रही है, जैसे कि आपका यू नो एनी एडीएचएम हो गया, आयुष्मान भारत डिजिटल योजना, या आपका आरटीओ से रिलेटेड कुछ हो गया, MORTH से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके, तो उसको जो है क्या करेगा? डिलीवरी असेसमेंट करेगा कि कैसा कैसा जा रहा है, मतलब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, है ना, ये सारी चीजें। सेक्रेटेरिएट रिफॉर्म्स भी है इसमें। ओके, चिंतन शिविर इसको डाला गया है, और सिविल सर्विसेज डे कब है? अप्रैल 21 को ऑब्जर्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार, ऐसे ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी के गवर्नेंस में आए
हाँ, ऑनलाइन लाइसेंसिंग कैन बी वन ऑफ द वेज दैट ई सर्विस इज डिलीवर्ड। अब यहाँ पर 2021 का याद कीजिए, जिसमें वो आया था, डीओपीटी पे क्वेश्चन आया था। डीओपीटी पे क्वेश्चन आया था, याद होगा आपको। तो इस बार क्या हो सकता है 2024 में, दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। आपका जो पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है असर्शन रीजन फॉर्म में। देर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड दैट विल बी क्लासिफाइड एज ए पॉलिटी हार्ड क्वेश्चन, मतलब पॉलिटी का हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा वो। तो हो सकता है, अगर टाइम मिले आपको तो प्लीज इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको हेल्प कर सकती हैं 2+2 करने में, इंफॉर्मेशन। अभिनव पहल क्या है? इट इज अ सीरीज ऑन सनसेट टीवी विच शोकेड 15 पीएम्स अवार्ड विनर। तो ये अभिनव पहल जो है, जो अच्छा काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऊपर शो बनाया गया। ओके। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन 2015 का है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सेक्स रेशियो बेटर करना है, प्रमोट्स गर्ल्स एजुकेशन एंड वेलफेयर। मातृ वन, अ, मा, अ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में ऑफर फाइनेंशियल एड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। यहाँ पर क्या करेंगे आप, बहादुर बच्चे हैं जो, इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा विकास पीडिया पे टाइम देंगे। विकास पीडिया इज अ एक्सेप्शनल वेबसाइट, एक्सेप्शनल वेबसाइट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एग्जामिनेशन। जीएस 2 के लिए हेल्पफुल है ही, प्रीलिम्स के लिए भी आपका हेल्पफुल है। जितना भी प्रॉब्लम था आपका, वो जो याद है प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम वाला क्वेश्चन आया था, आगे याद होगा, जिसके जगह अनीमिया, अनीमिया का आयरन होगा, फोलिक एसिड वाला होगा। तो वो सारे क्वेश्चन जो है आपको वहां से सॉल्व हो जाएगा। महिला ई हार्ट, it is an online platform supporting women entrepreneurs and artisans in marketing and selling their products. Ujjwala Yojana, it provides free LPG connections to women in below poverty line households. Stand Up India scheme, ये women और SC/ST individuals को entrepreneurship के लिए इनको प्रोत्साहित करता है, उनको प्रमोट करता है with bank loans for setting up their own enterprises. Changes in law, सो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था, निर्भया एक्ट जिसको कहते थे, बिकॉज ऑफ दिस लेडी हु गॉट रेप्ड इन दिल्ली, और उसके वजह से एक नेशन में पूरा कॉन्शियंस में चेंज आया था, एंड निर्भया एक्ट जो है आपका वो आया था। तो ये जो है निर्भया फंड एस्टैब्लिश किया था फॉर इनिशिएटिव्स ऑन विमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, एंड दिस अमेंडेड लॉज ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस। Maternity Benefit Act 2017, it extended maternity leave for women in the organized sector from 12 to 26 weeks. तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्वेश्चन भी आया था, याद है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दैट यू कैन ओनली सी योर किड्स फॉर 6 times a day, विच वॉज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या है, मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन जो है बढ़ा के 12 से 26 वीक कर दिया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, and this strengthened child protection against sexual offenses. मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, तो ये क्रिमिनलाइज कर दिया था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ओके, दिस वाज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ आर्टिकल 44। व्हाट इज आर्टिकल 44? यूसीसी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, इट मैंडेट्स वर्कप्लेस कमिटी फॉर addressing sexual harassment complaints. Okay? ये सब जो है, और इसके पहले एक और गाइडलाइंस भी आया था, अगर आपको याद होगा, विशाखा गाइडलाइंस फॉर विमेन एट वर्क प्लेस। ओके। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस। अनुसंधान वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो दूसरे बार पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। इसी के साथ कर लेते हैं इसको, रिवाइज हो जाएगा, क्या कहते हैं? कुछ हमारा जाएगा नहीं, 2 मिनट जाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल ऑलरेडी वी हैव डन। तो ये क्या है? बेसिकली रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एनआरएफ जो है, इट विल सिग्निफिकेंटली एलिवेट आर&डी एक्टिविटीज। तो इंडिया बहुत कम पैसा एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देता है आर&डी के लिए, और द एक्ट विल क्रिएट द एनआरएफ एज एन एपेक्स बॉडी फॉर गाइडिंग साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल एडमिनिस्टर द एनआरएफ, ये डीएसटी करेगा. A governing board comprising eminent researchers and professionals will come here, and Prime Minister will serve as the ex officio president of the NRF board. Union Minister of Science and Technology, Union Minister of Education will be the ex officio vice presidents. एक executive council होगा which will be led by the principal scientific advisor. So who was the first principal scientific advisor of India? It was APJ Abdul Kalam. First थे 1997 में ये आए थे. एनआरएफ कोलैबोरेट करेगा दूसरे डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री वगैरह के साथ प्रमोट करने के लिए. और एक्ट विल डिसॉल्व द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड which was established in 2008. Now this is important. Science and Engineering Research Board जो है उसको डिसॉल्व कर लेगा. ओके, तो इससे जो है इंडिया R&D में आगे बढ़ेगा. यू नो देयर आर कंट्रीज लाइक जापान which sanctions every year $130 billion. और ये जो पैसा है ये वर्ल्ड में कोई भी ले सकता है. $130 बिलियन जो है, वर्ल्ड का कोई भी रिसर्चर जो जापानीज गवर्नमेंट को कन्विंस कर दे कि उसका रिसर्च अच्छा है तो वो ये पैसा ले सकता है. लेकिन ऐसा इंडिया में इतना पैसा नहीं है. आप देखेंगे इसरो भी अंडर फंडेड कंपेयर टू अदर बॉडीज. ऑलराइट, तो हम जो है कोप करते हैं बेसिकली कि हम तो रिक्शा से भी कम के दाम पे हमने मार्स तक पहुंचा दिया, और वी कैन नॉट पे आर इसरो साइंटिस्ट, तो उनको हम डोसा और फिल्टर कॉफी पिलाते हैं ना, फिल्टर कॉफी पिलाते हैं. तो ये कोप हम करते हैं. ब्रिलियंट साइंटिस्ट का हम मजाक उड़ा रहे हैं. दे शुड बी वेल पेड. इसरो शुड हैव अ सेपरेट पे बैंड जिसमें एटलीस्ट बेटर टैलेंट जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए. लेकिन फिर अगेन ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम लोग स्ट्रगल क्यों करते. दैट इज मोर और लेस, है ना.